हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर इनकम टैक्स क्लास, जहां पे हम कर रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आज की क्लास में आप क्या सीखेंगे? अनरियलाइज्ड रेंट सब्सिक्वेंटली रियलाइज हो जाता है तो टैक्सेशन क्या है, और दूसरा एरियर ऑफ रेंट, इसका टैक्सेशन क्या है। हालांकि इन दोनों का टैक्सेशन एक ही सेक्शन में दिया गया है, सेक्शन 25A, यानी दोनों का टैक्सेशन सिमिलर है, एक ही जैसा है, तो इसलिए एक साथ पढ़ेंगे। हालांकि ये दोनों चीजें अलग अलग है, अनरियलाइज्ड रेंट सब्सिक्वेंटली रियलाइज्ड और एरियर ऑफ रेंट, बट दोनों का टैक्सेशन सिंस एक जैसा है, सो विल स्टडी टुगेदर। व्हाट इज दिस अनरियलाइज्ड रेंट सब्सिक्वेंटली रियलाइज्ड? अनरियलाइज्ड रेंट ही क्या है? मेरा एक टेनेंट है, पता है अप्रैल से लेके जनवरी तक हर महीने बड़ा टाइमली किराया दे रहा था। उसने ईयर एंड पे फरवरी और मार्च का किराया नहीं दिया। मैंने कहा भाई साहब किराया दीजिए ना, फरवरी का बाकी है, मार्च का बाकी है, अप्रैल आ गया। तो उसने कहा कि राज भैया देखिए ना जरा, पता नहीं क्यों हर कोई घर में बीमार पड़ते जा रहा है। पिछले महीने बच्चे बीमार थे, इस महीने बीवी बीमार हो गई, बड़ा इलाज वगैरह में खर्चा लग गया है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है किराया देने में। बस एक आध महीने और वेट कर लीजिए, मैं किराया दे देता हूं। और मैं अगर मान गया तो सरकार मुझसे कितने महीने के किराए पे टैक्स लेगी ये बताइए? 12 महीने के। 2 महीने का किराया नहीं आया फरवरी और मार्च का, तो भी टैक्स लेगी 12 महीने के किराए पे। अगर आपको ये 2 महीने का किराया जो रियलाइज नहीं हुआ, इसी को कहते हैं अनरियलाइज्ड रेंट, लेकिन ये घटाने को तभी मिलता है जब आप रूल 4 की 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन तो यही है कि टेनेंसी बोनाफाइड होनी चाहिए, वो सब हम छोड़ देते हैं। मेन मुद्दा क्या है उस रूल 4 की कंडीशन में? रूल 4 कहता है कि आप टेनेंट से मकान खाली, टेनेंट ने मकान खाली कर दिया तो आंसर इज नो, वो तो अभी रह रहा है। ठीक है, या फिर आपने मकान उससे खाली कराने का प्रयास कर लिया, यानी मैंने एफर्ट लिए कि मकान खाली हो जाए, मैंने उसको निकालने की कोशिश की, जो भी किया, धमकी हमकी दिलाई, कुछ भी किया कि भाई खाली करो मकान, उसका सामान वामान उठा के बाहर पटक दिया, व्हाटएवर। डिड आई डू समथिंग इन ऑर्डर टू गेट द प्रॉपर्टी वेकेटेड? फिर उसके बाद कहता है जो अनरियलाइज्ड रेंट था फरवरी मार्च का, रूल 4 कहता है क्या इसके लिए तुमने केस कर दिया कोर्ट में रिकवरी के लिए? एक रास्ता और भी है कि अगर केस नहीं किया तो एओ को सेटिस्फाई करो कि तुम अगर केस करोगे भी तो हार जाओगे, और इसलिए तुम केस नहीं कर रहे हो। अब ये सब कौन करता है? देखिए, कौन मारपीट, 2 महीने का किराया नहीं दिया है वो टेनेंट मेरा, तो क्या मैं उसको मारपीट करा के उसको निकलवाऊंगा? आंसर इज नो। क्या मैं केस करूंगा 2 महीने के किराए के लिए? अरे आपको तो मालूम है कि हमारे यहाँ कोर्ट के हालात क्या हैं, एक तो फैसला नहीं आता है, और 20,000 रुपए के किराए के चक्कर में इतना थोड़ी ना फंसेंगे, वकील साहब उससे ज्यादा पैसा ले लेंगे, तो केस वेस तो हम नहीं करेंगे। यानी वो 20,000 रुपए का रेंट हम अनरियलाइज्ड जो है हम वो घटा नहीं पाएंगे कभी भी। तो अगर घटा ही नहीं पाए तो 12 महीने पे टैक्स दे दिए, तब तो बात खत्म हो गई। लेकिन बात कहां पे आती है? मान लीजिए हमने ये सब किया, हमने उसको धक्के मार के निकाल भी दिए, कोर्ट में केस भी कर दिया, तो मुझे 20,000 रुपए घटाने को मिल गया, राइट? अब क्या होता है? मैंने तो 20,000 रुपए का किराया घटा लिया, अनरियलाइज्ड रेंट आया नहीं था, मैंने घटा लिया, 10 महीने के किराए पे टैक्स दिया। 5 साल बाद वो किराएदार मेरे पास वापस आता है। ठीक है, कहता है राज भैया नमस्ते। कहते नमस्ते। कहता है पहचाना? तो मैं कहता हूँ नहीं भाई साहब, पहचान तो नहीं पा रहा हूँ, बताइए। कहता है अरे 5 साल पहले आपके मकान में मैं किराएदार था, और मैं आपको 2 महीने का किराया नहीं दे पाया था, आपने धक्के मार के निकाला था। मैं कहता हाँ भाई साहब, याद आ गया, याद आ गया। कहता है राज भैया मैं बहुत शर्मिंदा था उस समय कि मैं आपको पैसे नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि कभी आज तक मेरे जीवन में ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी का 2 रुपया भी रखा हो, लेकिन उस समय मेरी परिस्थिति ऐसी थी नहीं कि मैं आपको पैसे दे पाऊँ, क्योंकि पैसे बहुत खर्च हो जा रहे थे बीमारी के इलाज में, और समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई, और आज मेरे पास पैसे हो गए तो मैंने सोचा कि आपसे मिलूं और आपको ये आपका 2 महीने का किराया दे दूं। वो देखिए, वो किराएदार तो फरिश्ता बन के आया और 20,000 रुपया हमको पकड़ा दिया। अब इनकम टैक्स क्या कह रहा है? कह रहा है, इनकम टैक्स कह रहा है कि अरे किराया आ गया जो तुम घटाए थे, टैक्स नहीं दिए थे, चलो एक काम करो फटाक से अब इस पे टैक्स दो।
अंडरस्टूड। तो अनरियलाइज्ड रेंट सब्सिक्वेंटली रियलाइज हो जाता है तो आपको इस पे टैक्स देना पड़ेगा। इसकी टैक्सेशन कैसे होती है वही आज सीखने वाले हैं। नाउ कमिंग टू सेकेंड पार्ट, दैट इज एरियर ऑफ रेंट। एरियर ऑफ रेंट क्या होता है? अगर किराए को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बढ़ा दिया जाए, एक बैक डेट से बढ़ा दिया जाए, पिछले साल से या उसके भी पिछले साल से किराए को बढ़ा दिया जाए, तो पिछले सालों के रिस्पेक्ट में जितना किराया इस साल आता है उसे कहा जाता है एरियर ऑफ रेंट। तो आपको बड़ा अजीब लगेगा, सर पहले की डेट से कैसे कोई किराया बढ़ा सकता है? किराएदार अगर 10,000 रुपये किराया दे चुका है तो आज हम किराएदार से बोल सकते हैं अब तुम्हारा किराया 12,000 हो गया। क्या हम ऐसे भी बोल सकते हैं एक साल पहले से ही 12,000 हो गया? आइए समझाता हूं ये सारी बात। प्रीवियस ईयर 22-23 का जो रेंट में चार्ज करता था वो रेंट था ₹10,000 पर मंथ। प्रीवियस ईयर 23-24 में मैंने किराएदार को बोला कि आपका जो रेंट होगा वो होगा ₹15,000 पर मंथ विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम बैक डेट से चेंज हो जाएगा 1/4/22 से। कब से चेंज हो जाएगा? 1/4/22 से विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम। तो इसका मतलब ये होता है कि पिछले साल का जो किराया 10,000 × 12 आया वो भी कितना आना चाहिए था? 15,000 × 12। हमने तो 1/4/22 से ही बदल दिया है। तो इस करंट ईयर में जो मुझे रेंट रिसीव होगा वो कितना रिसीव होगा मालूम है? मुझे रेंट मिलेगा इस साल का 15,000 × 12, 1,80,000। अब पिछले साल का भी तो 5,000 × 12 रिसीव होगा। इसे कहा जाता है एरियर। जो पिछले सालों के रिस्पेक्ट में किराया मुझे और आया, इस साल के रिस्पेक्ट में तो 10,000 × 12 आया था ना, तो वही जो 5,000 × 12 इस साल और आया पिछले साल के रिस्पेक्ट में, इसे कहा जाएगा एरियर ऑफ रेंट। अब आप कहेंगे सर ऐसा पॉसिबल है क्या? हाँ पॉसिबल है। पता है कैसे? किराएदार जब पिछले साल हमारे यहाँ था 10,000 रुपये महीने के किराए पे, ये क्यों था मालूम है? क्योंकि इसकी किराएदारी की एग्रीमेंट बहुत पहले की बनी हुई थी, 5-6 साल से ये रह रहा है। तो उसी समय 10,000 रुपये किराए पे इसको दिया गया था। जब पिछले साल एग्रीमेंट से तो मैं बाउंड था, तो मैंने किराएदार को बस रिक्वेस्ट की। मैंने कहा देखिए किराएदारी का एग्रीमेंट पुराना था, उसके हिसाब से तो 10,000 बनता है, तो लीगली तो आप करेक्ट हैं 10,000 रुपये दे रहे हैं, लेकिन सच पूछिए तो इसका किराया आज की तारीख में 16-17 हज़ार रुपये हो गया है। तो मैं चाहूंगा कि भाई आप थोड़ा सा आप भी देखिए। ठीक है लीगल की तरीके से जाएंगे तब तो आप दे सकते हैं 10,000 रुपये किराया, भाई एग्रीमेंट भी है आप रहिए, लेकिन देखिए एथिकली आपको किराया बढ़ा देना चाहिए एथिकली, क्योंकि आज मार्केट में किराया इस मकान का 16-17 हज़ार रुपये के आसपास हो गया है। तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे 15,000 का किराया दें। तो एकदम तनक गया, कहता है कि नहीं नहीं एग्रीमेंट में लिखा है 10,000 रुपये, मैं 10,000 रुपये महीने ही दूंगा। मैं कहा कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, इस साल के प्रीवियस ईयर 22-23 के अंत पे यानी कि 31 मार्च 2023 को उसका एग्रीमेंट पूरा हो जाता है। मैंने कहा निकलो, हो गया। तो कहता है अरे नहीं भैया अभी मैं चाहता हूं 2-3 साल और रहूं यहां पे। मैंने कहा नहीं 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 तुम निकलो यहां से, तुम तो बहुत कानून देखते हो ना, अभी तुम्हारा एग्रीमेंट था तो तुम चढ़े हुए थे, नहीं 10,000 रुपया देंगे। ठीक है, तो मैंने उसको बताया कि देखो नहीं, तो कहता है नहीं नहीं राज भैया प्लीज आप बताइए ना जरा सा कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, आप जो भी किराया बोलेंगे वैसे कर लेंगे। तो मैंने कहा देखो तुम्हारा किराया एक तो 15,000 रुपये होता है, और पिछले साल का जो तुम 10,000 रुपये के हिसाब से दिए हो वो भी 15,000 ही होगा, यानी पिछले साल का जो तुम हर महीने 5,000 रुपये कम दियो ऐसा माना जाएगा, तुमको 5,000 रुपये महीना पिछले साल का भी देना पड़ेगा। जो तुम 10,000 दिए थे वो 15,000 रुपये पिछले साल का भी कर रहे हैं, राइट। तो वो कहता है मंजूर है राज भैया, ठीक है ऐसा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो दिस एक्चुअली हैपेंस इनटू मार्केट कि कभी कभी क्या होता है कि अब किराएदार अपना रेन्युअल कराना चाहता है तो हम उसे कहते हैं नहीं भाई बैकडेट से भी करना होगा, अगर उसे मंजूर नहीं है तो ठीक है चला जाए वो, ठीक है। हम तो फिर भी उसे 15,000 रुपये में दे रहे हैं, वो चला जाएगा तो हम तो 17,000 रुपये के आसपास किराया हो गया है। ठीक है, नया टेनेंट आएगा तो आज से 17,000 रुपये देगा हमको, हम तो आज भी फिर भी मानवता के नाते उसको 15,000 रुपये दे रहे हो, 3 साल का और एग्रीमेंट करने को तैयार है। बस पिछले साल का भी हम कह रहे हैं कि तुम 15,000 रुपये के हिसाब से दो। अंडरस्टूड एवरीवन। तो प्रैक्टिकली मार्केट में ऐसा पॉसिबल है, ऐसा होता भी है कि बैक डेट से एग्रीमेंट इंक्रीज कर दी जाती है और इसी को कहा जाता है एरियर ऑफ रेंट।
या जल्दी से बताइए प्रीवियस ईयर, अब एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, आप यहां रेंट और एरियर ऑफ रेंट आप बताएंगे। प्रीवियस ईयर 23-24 में जो रेंट था वो था 10,000 रुपया पर मंथ, ठीक है। 1 अक्टूबर 2023 से रेंट को इंक्रीज कर दिया जाता है, रेंट हो जाता है 15,000 पर मंथ, बट विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 1/4/23। मतलब ये है कि 23-24 प्रीवियस ईयर में 10,000 रुपये का किराया था, यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक किराया 10,000 रुपये महीना था। 1 अक्टूबर 2023 को किराया 15,000 रुपये कर दिया जाता है, लेकिन 1/4/23 से ही। तो आपको बताना है कि इस ईयर का रेंट कितना है और एरियर ऑफ रेंट कितना है पीवाई 23-24 का। चलिए बताइए। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि वीडियो पॉज कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। हो गया आंसर आपका? नहीं हुआ है तो आप अपना कंटिन्यू रखिए, वीडियो आगे मत देखिए अनलेस आपने आंसर कर दिया है। एरियर यहां पे कुछ होगा ही नहीं, एरियर यहां पे 1 रुपया नहीं होगा, क्योंकि बैक डेट से जब आपको रेंट मिलता है किसी पुराने साल का, तो इसे एरियर ऑफ रेंट कहा जाता है। यहां पे बैक डेट से अगर रेंट बढ़ के मिल भी रहा है तो पता है कौन से ईयर का है? करंट ईयर का ही है, राइट। पता है यहां पे हम इसको एरियर क्यों कह रहे थे? एक्चुअली हम एरियर इसलिए कह रहे थे क्योंकि 22-23 के ना इनकम पे आप ऑलरेडी टैक्स वैक्स पे कर चुके हो, अब वो करंट ईयर में मिल रहा था तो हम उसको एरियर बोल रहे थे। करंट ईयर का तो ये किराया था, लेकिन करंट ईयर में पुराने साल का जिसका हम ऑलरेडी टैक्स वैक्स भर चुके हैं तो हम इसे एरियर कह रहे थे। अरे अभी 23-24 की आप रिटर्न फाइल कहां किए हो? 23-24 के अंदर ही तो बढ़ के मिल गया। तो बेसिकली मेरा पहले दिन से किराया 15,000 रुपये हो गया, तो 15,000 इंटू 12 1,80,000 रुपये ही मेरी इस साल की रेंट की इनकम है। ध्यान से सुनिएगा, अगर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से किराया बढ़ता है लेकिन किसी पुराने साल के रिस्पेक्ट में बढ़ता है और वो पैसा मिलता है तो उसे एरियर कहा जाता है। अगर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बढ़ेगा लेकिन करंट ईयर के रिस्पेक्ट में ही मिलेगा तो वो करंट ईयर की रेंट है, फिर वो एरियर नहीं है। तो यहां पे एरियर होगा 1,80,000, एरियर होगा रेंट होगा 1,80,000 और एरियर होगा निल। क्लियर है सबको? चलिए आइए अब पढ़ लेते हैं टैक्सेशन क्या है इसका। टैक्सेबिलिटी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट सब्सिक्वेंटली रियलाइज्ड, अनरियलाइज्ड रेंट सब्सिक्वेंटली रियलाइज्ड, ये एक चीज हो गई, एंड एरियर ऑफ रेंट ये दूसरी चीज हो गई। कौन सा सेक्शन कवर कर रहा है? 25A। प्रोविजन फॉर टैक्सेबिलिटी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट एंड एरियर ऑफ रेंट मेड यूनिफॉर्म, मतलब दोनों का टैक्सेशन एक जैसा है, ठीक है भाई, एक ही सेक्शन कवर कर रहा है, एक ही जैसा होगा। अनरियलाइज्ड रेंट मींस द रेंट which has been deducted from actual rent in any previous year for determining the annual value। अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब क्या है? वो किराया जो पहले घट चुका था, राइट, वो किराया जो पहले घट चुका था और अब आपको मिल रहा है, ठीक है, उसी पे टैक्सेशन लग सकता है। एक बात बताइए, मेरे किराएदार ने 12 महीने का, मेरे किराएदार ने 12 महीने में से सिर्फ 10 महीने का किराया पे किया, रेंट पे किया, ठीक है, और मैंने उसे मारा नहीं, धक्के मारा नहीं, उसको कोर्ट में केस किया नहीं, तो मैं तो किराया घटा नहीं पाया। यानी मैंने पे किस पे किया? टैक्स। मैंने टैक्स पे किया ऑन 12 मंथ रेंट, राइट। अब एक बात बताइए, जो 2 महीने का किराया मुझे नहीं मिला था वो बाद में किराएदार लाके दे देगा तो क्या मुझे टैक्स देना होगा? नहीं भाई, मैंने तो पहले ही टैक्स दे रखा है। अनरियलाइज्ड रेंट घटाने को कहां मिला हमें? अनरियलाइज था लेकिन घटाने को मिला नहीं ना, ठीक है। अगर आपको अनरियलाइज्ड रेंट घटाने को ही नहीं मिला, मतलब हमको तो 12 महीने पे टैक्स ले लिया गया, तो यानी इसका मतलब तो सरकार यही ना कहना चाहती है भाई ये मिल जाएगा तुमको, तो मिलेगा तो कोई टैक्स देना है क्या? नहीं, टैक्स पहले ही दे चुके हैं। अनरियलाइज्ड रेंट अगर आपको घटाने को मिला था और वो आपको रिसीव हो जाता है तब टैक्स लगेगा। अगर अब अनरियलाइज था, आपको घटाने को ही नहीं मिला, तो रिसीव होना भी तो चाहिए भाई। सरकार भी तो 10 महीने का किराया था, 12 महीने पे टैक्स ले चुकी है, तो वो 2 महीने का किराया का तो फिर टैक्स लेगी क्या? नहीं, सरकार ने तो पहले ही टैक्स ले लिया है, राइट।
तो अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब यहां पे क्या है, जो घटाने को मिल गया था। तो अनरियलाइज्ड रेंट मीन्स द रेंट विच हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम द एक्चुअल रेंट इन एनी प्रीवियस ईयर फॉर डिटरमिनिंग द एनुअल वैल्यू। ठीक है। एरियर ऑफ रेंट क्या है, वो किराया है पिछले सालों का जिस पे टैक्स नहीं लगाया अभी तक, क्योंकि वो इसी साल मिला ही है ना। एरियर ऑफ रेंट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट नॉट चार्ज टू इनकम टैक्स फॉर एनी प्रीवियस ईयर। नाउ अब एक बात समझिए, वो जो किराएदार था, मैंने बताया कि 5 साल बाद मेरे पास चला आया और लाके दे दिया कि ये लीजिए भाई साहब 20,000 रुपये जो मैंने आपका किराया नहीं दिया था। आइए थोड़ी सी बैकग्राउंड में पुरानी स्टोरी बताते हैं। जब वो किराएदार गया ना, तो उसके बाद 1 आध साल मैंने उस मकान में और किराएदार रखा, फिर उसके बाद मैंने उस मकान को बेच दिया था। तो जब आज ये 5 साल बाद मेरे पास आ रहा है किराया देने के लिए 2 महीने का, दैट इज 20,000 रुपीज, तो इनकम टैक्स कहता है कि इस पे टैक्स लगेगा, क्योंकि ये अनरियलाइज्ड रेंट तुम घटा चुके थे, राइट। तो अब इस पे टैक्स लगेगा, लेकिन मैंने तो हाउस प्रॉपर्टी ही बेच दी है, वो मकान ही बेच दिया है, मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी है ही नहीं है। तो अब ये जो इनकम होगी वो कौन सी इनकम होगी, वो इनकम ही कौन सी होगी, हाउस प्रॉपर्टी है ही नहीं। तो इनकम टैक्स कहता है वो इनकम आज भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, भले आपके पास हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको अनरियलाइज्ड रेंट मिलता है या फिर एरियर ऑफ रेंट मिलता है, पिछले सालों की रिस्पेक्ट में किराया बढ़ के मिल गया हमको, आज हमारे पास प्रॉपर्टी नई भी है, तो भी वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा। टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द एसएससी वेदर ही इज नाउ ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी और नॉट। Taxable as income of the previous year in which he recovers the unrealized rent or arrear of rent. In which he recovers the unrealized rent or arrear of rent. अब इसका क्या मतलब है? पता है, अनरियलाइज्ड रेंट के लिए तो मैंने केस किया था ना कोर्ट में, तो कोर्ट का फैसला आता है प्रीवियस ईयर 22-23 में कि किराएदार तुमको टैक्स देना पड़ेगा, तुमको किराया देना पड़ेगा। यानी मैं केस जीत जाता हूं, केस वॉन हो जाता हूं 22-23 में, यानी पैसा मिल जाएगा, ये क्लियर हो गया 22-23 में। लेकिन वो किराएदार हमको किराया कब देता है पता है, 23-24 में। यहां पे वो हमको रेंट पे करता है, अनरियलाइज्ड रेंट पे करता है। तो पता है टैक्सेशन कब होगा, वो टैक्सेबल कब होगा, 23-24 में, जब पैसा मिला है। यही कह रहा है, जब तय हो गया उस समय नहीं। मान लीजिए जैसे एरियर ऑफ रेंट की हम बात करें, हमने कहा कि तुमको 5,000 रुपए के हिसाब से किराया बढ़ा के देना पड़ेगा, ठीक है। उसने कहा ठीक है साहब, हम 23-24 में तो लेकिन 1,80,000 ही देंगे, 24-25 में हम 1,80,000 भी देंगे 24-25 का, और 5,000 इंटू 12 भी 60,000 रुपये 24-25 में देंगे। साहब इकट्ठे मत बढ़ाइए, अभी मैं 10,000 से 15,000 रुपये एक बर्डन बढ़ेगा, तो मैं अभी 15,000 के हिसाब से किराया देना शुरू करता हूं, और बाकी जो बचा 5,000 इंटू 12 जो पिछले साल का हमको एरियर देना है वो आने वाले साल में दे दूंगा। तो तय तो हो गया 23-24 में ही कि एरियर मिलेगा, लेकिन मिला कब, 24-25 में, तो एरियर 24-25 में टैक्सेबल होगा। ये बात क्लियर हो गई कि अनरियलाइज्ड रेंट और एरियर ऑफ रेंट जब आपको रिसीव होता है, जब आपको रिकवर होता है, तभी आपके हाथ में टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट, an amount equivalent to 30% of such unrealized rent or arrear of rent will be allowed as deduction therefrom। अच्छा, जब अनरियलाइज्ड रेंट 20,000 रुपये मिलेगा ना, तो 20,000 रुपया टैक्सेबल नहीं हो जाएगा, 30% लेस कर दिया जाएगा और 14,000 ही टैक्सेबल होगा। आप कहोगे सर 30% लेस क्यों हो रहा है? तो हम कहेंगे बेटा जितना पैसा आता है पूरा पूरा टैक्सेबल कहाँ होता था, पहले भी होता था क्या? स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 30% का तो मिलता ही है ना। अगर यही पैसा उस समय भी मिला होता तो 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है ना। तो वही बात है, सरकार कह रही है 30% तो देंगे। सिमिलर इज द केस विथ एरियर ऑफ रेंट। अरे पिछले साल का किराया 10,000 आया, इस बार कितना आ गया? 15,000 रुपया आ गया। अगर यही 5,000 रुपया जो इस साल आया पिछले साल ही आ गया होता तो क्या आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता? हाँ, तो सरकार वो कैसे छीन सकती है, इसलिए आपको 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन यहां पे मिलेगा। तो बहुत क्लियर से बात हो गया। अनरियलाइज्ड रेंट का एग्जांपल मैंने लिया था कि 20,000 आया है तो आपकी इनकम होगी 14,000 रुपया। मैंने एक दूसरा एग्जांपल लिया एरियर ऑफ रेंट का, जिसमें कितना बताया आपको आया 60,000 रुपया। उसमें से भी आप 30% घटाइए, 18,000 रुपये घटेगा, आपकी इनकम कितनी होगी? 42,000। ठीक है, अब ये आखिरी बात में रियल मजा आने वाला है। पॉइंट नंबर 7 पढ़िए क्या कहता है। कहता है नो क्लेम विल बी अलाउड फॉर एक्सपेंसेस इंकर्ड फॉर रियलाइजिंग अनरियलाइज्ड रेंट।
गजब की चतुर है सरकार, गजब की चतुर है। अब देखिए हुआ क्या था, किराएदार मेरा फरवरी और मार्च का किराया नहीं दिया, ठीक है। रेंट था मेरा अनरियलाइज्ड, कितना था 10,000 इंटू 2, फरवरी और मार्च का 20,000 रुपया। मैंने कहा सरकार 20,000 का किराया नहीं मिला है, हम टैक्स नहीं देंगे इस पे। सरकार कह रही है नहीं देना पड़ेगा, अगर तुमको 20,000 पे टैक्स नहीं देना है तो पहले तो किराएदार को मार के निकालो और फिर कोर्ट में केस करो 20,000 रुपया रिकवरी के लिए उससे, तब 20,000 घटाने देंगे, तभी तुम 10 महीने के किराए पे टैक्स दोगे। तो मैंने कोर्ट में केस कर दिया कि 20,000 घटाने को मिले, ठीक है। और ये केस चलता है पता है कितने साल, ये केस चलता है 10 साल, और इस केस में मेरा 2 लाख रुपया खर्चा हो जाता है। 10 साल केस चलता है, 2 लाख रुपया मेरा खर्चा हो जाता है और फिर मैं केस जीत जाता हूं। भाई साहब 2 लाख रुपया लगा दिया, केस तो जीतना ही पड़ेगा, नहीं तो और दर्द अभी भर जाएगा। अभी मैं उस दर्द की भी बात करूंगा कि 10 साल केस चला और मैं हार गया तब क्या होगा। 10 साल केस चला, मैं जीत गया, 2 लाख रुपए का खर्चा हुआ और मुझे मिला कितना 20,000। ये भगवान ये क्या, 2 लाख रुपया खर्चा करके हम 20,000 रुपया जीत पाए हैं अपना किराया जो मेरा डूबा था, ठीक है। अब सरकार को टैक्स चाहिए कि नहीं चाहिए, अब आप सोच के बताइए। सरकार ही बोली थी हमको, हमको कौन बोला कि जाओ केस करो, सरकार बोली, कही कि 20,000 रुपए के किराए पे टैक्स नहीं देना है, हमने कहा नहीं, तो कहीं कोर्ट में केस करो रिकवरी के लिए, ठीक है। मैंने रिकवरी का केस कर दिया, 2 लाख रुपया मेरा खर्चा हो गया और 20,000 रुपए का किराया आ गया। सरकार कह रही है ना इससे हमको मतलब नहीं है खर्चे वर्चे से, 30% घटाने देते हैं ना, ऐसे बोलिए 30% घटाने देते हैं ना, इस 20,000 रुपया में से 30% घटाइए, कितना हो गया 6,000 रुपया, 14,000 रुपये पे टैक्स लगेगा। ये है कहानी। याद रखिएगा कोई भी खर्चा रेंट रिकवरी का घटाने को नहीं मिलता है। सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% हाउस प्रॉपर्टी में इसीलिए देती है, कहती है आपका सारा खर्चा कवर हो गया यहीं पे। क्लियर है सबको ये बात? So no claim will be allowed for expenses incurred for realizing unrealized rent. चलिए, तो क्या आपके एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा 20,000 रुपया का अनरियलाइज रेंट था, 20,000 मिल गया, बताओ इनकम कितनी, तो आप कहोगे 20,000 माइनस 30%, 14,000 रुपए की इनकम है। अरे नहीं बच्चों, गेम खेलेगा एग्जाम में आपके साथ। आइए बताएं आपको कैसे बात करेगा। कहेगा कि आपका, ध्यान से सुनिए, कहेगा आपका जो अनरियलाइज रेंट था ना वो था 60,000 रुपया। तो आप ईओ के पास गए, ईओ मतलब असेसिंग ऑफिसर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, आपने कहा साहब मुझे 60,000 का किराया नहीं आया, घटाने दे दीजिए, ठीक है। तो ईओ कहता है नहीं 60,000 घटाने को नहीं मिलेगा, तुम एक काम करो 40,000 रुपये डिडक्ट कर लो। यानी उसने अलाउ किया अनरियलाइज रेंट, अलाउड 40,000। पता है इसका मतलब क्या हुआ? वो कहना चाहता है कि 20,000 रुपए का किराया तुमको मिल जाएगा। एओ कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है ना 60,000 रुपया अभी नहीं मिला है, 20,000 तुमको मिल जाएगा, मुझे देख के समझ में आ रहा है तुम्हारा केस, 40,000 रुपया तुम घटा लो, ये नहीं मिलेगा, ठीक है। उसने मुझे 40,000 ही घटाने को दिया। मैंने कहा साहब ऐसा मत करिए, 60,000 नहीं आएगा, मैं समझ रहा हूं, देखिए मैंने उसको धक्के मार के निकाल दिया है, कोर्ट में केस है उसमें जीतूंगा नहीं, ठीक है। किराएदार बहुत गरीब है, जज साहब उसी के आप फैसला सुनाएंगे। कह रहे नहीं चुप रहो, बोल रहा हूं ना 20,000 मिल जाएगा, 20,000 रुपया तुम्हारा नहीं घटेगा, 40,000 रुपया तुम घटा लो। अब एग्जाम में क्या बोलेगा, कहेगा अब आपको जो किराया अनरियलाइज रेंट रिसीव हो गया, अब वो किराएदार आया सचमुच आपको पैसा दे दिया, पता है कितना 15,000 रुपया, कितने पे टैक्स लगेगा? तो नॉर्मली बच्चा कहेगा अनरियलाइज रेंट 15,000 रुपया आ गया है, 30% घटाएंगे 4,500 रुपया, 10,500 रुपये टैक्स लगेगा। आंसर इज रॉन्ग, तुरंत गलत हो गया, नंबर गए आपके। जब अनरियलाइज रेंट 60,000 था, आपको 40,000 रुपए ही अलाउ हुआ, तो इसका मतलब है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी क्या कह रहा है, 20,000 रुपये आपको मिल जाएंगे, और आपको 20,000 रुपये के अंदर ही तो मिला है। तो मैं आपको एक बात सिखा देता हूं कि आप अपने मन में ऐसे बोला करिए, अनरियलाइज रेंट 60,000 का है, अगर अलाउ 40,000 हुआ है तो आप बोला करिए कि रेंट आउटस्टैंडिंग गवर्नमेंट के हिसाब से भी 20,000 रुपये है मेरा, मतलब 20,000 रुपये हमको मिल जाएगा, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग रेंट अगर आपको मिला है, अनरियलाइज रेंट अगर आपको 15,000 रुपये मिला है, मतलब ये आउटस्टैंडिंग वाला मिला है, जो मिलना था वो मिला है अभी।
ठीक है, इसको तो सरकार ने कंसिडर ही नहीं किया, घटाने ही नहीं दिया था, पहले ही टैक्स ले लिया था हमसे 20,000 रुपए पे। तो 20,000 रुपए का किराया नहीं आया था, फिर भी टैक्स लिया है उस पर। तो आज जब 15,000 रुपए का किराया आएगा तो 1 रुपया टैक्स नहीं लगेगा, नो टैक्स। चलिए दूसरी सिचुएशन लेते हैं। आपको 60,000 में से 40,000 रुपया अलाउ हुआ, यानी कि 20,000 रुपया अलाउ नहीं हुआ। आपको अनरियलाइज रेंट रिसीव होता है कितना, 20,000 रुपया, नो टैक्स। आपको अनरियलाइज रेंट रिसीव होता है 30,000 रुपया, तो आपको 10,000 माइनस 30% यानी कि 7,000 रुपया टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल। क्लियर है सबको? आइए एक इलस्ट्रेशन है वो देखते हैं, तो इससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। X owns a house property which is given on rent, ठीक है। फॉर द प्रीवियस ईयर 16-17, बहुत पुरानी बात कर रहा है, ही क्लेम्स अ डिडक्शन ऑफ 90,000। उसने क्लेम किया था कि हमको 90,000 रुपये घटाने दिया जाए ऑन अकाउंट ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट, आउट ऑफ विच असेसिंग ऑफिसर अलाउज ओनली 75,000 डिडक्शन। 15,000 रुपया कम डिडक्शन अलाउ किया था, 90,000 रुपये बोला घटाने दीजिए साहब। साहब बोले, साहब मतलब समझ गए ना, इनकम टैक्स ऑफिसर साहब बोले नहीं 75,000 घटाने मिलेगा, ठीक है। यानी कि 15,000 रुपये आप अपने मन में बोलिए इज आउटस्टैंडिंग रेंट, मतलब इतना तो मिलना ही चाहिए। इतने पे तो टैक्स जा चुका है, 90,000 नहीं मिला था लेकिन 75,000 ही घटाने को मिला, यानी 15,000 रुपये बिना आए टैक्स लग गया है, ठीक है। व्हाट आर द टैक्स कॉन्सिक्वेंस इफ एक्स रिकवर्स ऑन अक्टूबर 15, 2023। देखिए कितने सालों बाद इस प्रीवियस ईयर में 23-24 में डिफॉल्टिंग टेनेंट से मिलता है अगर 10,000, तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि 15,000 तक तो मिलना ही चाहिए था। दूसरा कहता है मान लो 15,000 मिला तो भी कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, नील नील। सी सिचुएशन कह रहा है 40,000 मिल गया तब, एज फुल एंड फाइनल पेमेंट 40,000 मिल गया तब। अगर 40,000 मिल गया तो 15,000 तो मिलना ही चाहिए था, ठीक है। तो 25,000 एक्स्ट्रा मिला, 25,000 में से 30% लेस कर दीजिए, 17,500 टैक्सेबल, ठीक है ना। अगर आपको 40,000 रुपया मिला तो 15,000 रुपये पे तो हम ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं ना, क्योंकि हमको घटाने को 90,000 रुपये किराया नहीं आया था, लेकिन घटाने 75,000 ही मिला था। इसका मतलब ये हुआ कि हम 15,000 पे ज़्यादा टैक्स दे चुके हैं। तो जब 40,000 रुपये रिसीव होगा तो 15,000 पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि इतना तो मिलना ही चाहिए आपको भाई, इस पर तो हम टैक्स भी दे चुके हैं। बाकी बचा 25,000 रुपया जिस पे हम टैक्स नहीं दिए हैं, तो उस 25,000 पे टैक्स देंगे। लेकिन आपको तो पता ही है कि जो भी पैसा किराए का आता है 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, तो इसी वजह से 30% आपको यहाँ भी अलाउ किया जाता है। तो 25,000 माइनस 30% करेंगे, 17,500 वुड बी टैक्सेबल, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, जहाँ पे आपको मैंने अनरियलाइज्ड रेंट, सब्सिक्वेंटली रियलाइज्ड और एरियर ऑफ रेंट की टैक्सेबिलिटी के बारे में बताया। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो भी पैसा आ रहा है जिस साल आ रहा है वहाँ से 30% घटा के इनकम बन जाएगी। अगर कोई खर्चा रिकवरी में लगा है तो वो घटाने को नहीं मिलेगा। दैट्स ऑल।